नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान की एक नई कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमेशा की तरह आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि जगत और पशुपालन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको बताएंगे पॉली हाउस में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में, और उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे अंडा उत्पादन हेतु मुर्गी पालन के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में अगर आप करेले की खेती करना चाहते हैं, खरबूजे की खेती करना चाहते हैं, तो ये संभव है पॉली हाउस के जरिए। आप पॉली हाउस में कद्दू वर्गीय सब्जियां जो होती हैं उनकी वैज्ञानिक तरीके से खेती किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार इनका अच्छा उत्पादन आप हासिल कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी देखने के लिए आइए रुक करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। संरक्षित खेती में हमें दो संरचनाओं में अपनाना पड़ता है। एक तो पॉली हाउस और दूसरे जो है कीट अवरोधी जाली घर। तो इसको हम अंग्रेजी में नेट हाउस कहते हैं और इसको हम पॉली हाउस कहते हैं। और दोनों संरक्षित खेती की संरचनाएं होती हैं। इनको हम ध्यान में रखते हुए कद्दू वर्गीय सब्जियों को खेती करते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो प्रमुख सब्जियां हैं जो लोकप्रिय हैं वह हैं हमारा खीरा, अंग्रेजी खीरा जिसको बोलते हैं हम, और उसके बाद हमारा खरबूजा में शारदा मेलन, ठीक है। और एक करेला हमारी पूसा संस्थान के द्वारा एक प्रजाति निकाली गई है, पूसा रसदार। तो ये जो है करेला, ये तीन प्रमुख सब्जियां जो हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों में आती हैं। और अगर इनको हम नेट हाउस और पॉली हाउस में लगा करके खेती करें तो इसमें हम बाहर की अपेक्षा अधिक और जल्दी लाभ प्राप्त करते हैं। ये जो हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं ये जो है पर परागित होती हैं, जिसमें अभी हमारा ये करेला है और खरबूजा है पर परागित है। और हमारा जो खीरा उपलब्ध है ये स्वपरागित हो जाता है, मतलब गाइनोसियस है जिसको हम अंग्रेजी खीरा कहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान ये देना होता है कि उन प्रजातियों को हम लें जो ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फ्लावर प्रदान करती हों और मेल कम करती हों। और इसमें जो ध्यान देने की बात है, बोते समय हम दो प्रकार से बुआई करें। एक तो डायरेक्ट बीज के द्वारा, तो अगर हम जाड़े की फसल लेते हैं तो पौध के द्वारा हम इसका रोपण करते हैं। और अगर हम गर्मियों में करते हैं बुआई इसकी, जैसे हमारी फरवरी मार्च में, तो इसको हम जो है बीज के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये तो ध्यान देने की बात है। और इसमें हम टपक सिंचाई पद्धति पे अगर हम इसको लगाते हैं तो इसकी जो दूरी होगी वो होगी 1 वर्ग मीटर में 6 पौधा, मतलब 50 बाई 30 पे हम लगाते हैं। चाहे खरबूजा हो, चाहे करेला हो और चाहे ये खीरा हो। इन बातों को हम अवश्य ध्यान दें। उसके बाद इनमें सहारा क्रिया करना बहुत आवश्यक होता है। ये सारे पौधों को हम ऊपर की तरफ सहारा देते हैं। सहारा देने के लिए इसमें आप पौधों के जड़ों के कतार से कतार में आप चाहे सरिया गाड़ लें, चाहे बाँस गाड़ लें। उस बाँध से और ऊपर लगे तारों में प्लास्टिक रस्सियों को बांध करके और इनको सहारा देते हैं। तो ये सब छोटी छोटी सावधानियां हैं। तो इसमें जो हम बताएं कि जो मुख्य सब्जी है कद्दू वर्गीय में वो खीरा है, उसके बाद आपका करेला है और खरबूजा है। तो खीरा में तो हमारा जैसे साइटिस है, कियान है, हिल्टन है, ये प्रजातियाँ बहुत मशहूर हैं। उसके बाद हमारा करेला में आता है पूसा रसदार, एक सबसे अच्छी वैरायटी है। और उसका फल भी यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये पूसा रसदार करेले की प्रजाति है और बहुत अच्छा प्रजाति है ये। इसमें जो है पल्प मात्रा ज़्यादा है, मतलब जो है इसमें जूस की भी मात्रा ज़्यादा है। तो इसमें जूस और गूदा दोनों पाया जाता है और इसमें बीज भी ज़्यादा पाया जाता है। तो इसको किसान भाई पूसा संस्थान से आकर ले जाएं और अपने पॉली हाउस या नेट हाउस में लगा करके साल में 2 बार इसकी खेती कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका फल कितना बढ़िया आकार में है और ये रंगीन भी है और इसके बाद हरे रंग में भी है। और उसके बाद हमारा जो आता है खरबूजा, तो पूसा संस्थान द्वारा एक पूसा शारदा जो है एक प्रजाति निकाली गई है पीले रंग वाली, जो कि अभी बाहर नहीं होती भारत में, वो अंदर ही होती है। तो ये सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम प्रजाति है पूसा शारदा। और इसको आप अगर ख़रीद लें और लगा लें तो इसकी खेती 2 बार हम साल भर में कर सकते हैं। एक तो हमारी अब चलती है जनवरी से जून तक और एक चलती है हमारी
उधर अगस्त से लेकर के जनवरी तक। अगर पॉली हाउस है, नेट हाउस है, तो इसमें टपक सिंचाई पद्धति होना अनिवार्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में या नेट हाउस में लगा रहता है टपक सिंचाई पद्धति। उसके द्वारा हम थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, इसी के द्वारा हम खाद को भी देते हैं। ठीक है, खाद की मात्रा कद्दू वर्गियों सब्जियों में थोड़ी थोड़ी और बार बार देते हैं, और सहारा सप्ताह में एक बार करते हैं। इसमें जो प्रमुख क्रिया होती है किसान भाइयों, खीरा को छोड़ करके खरबूजा और करेले में प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे मॉर्निंग आवर में जा कर के आपको नर मादा फूल की पहचान करके, यानी मेल और फीमेल फूल की पहचान करके उसको प्रतिदिन सटाते हैं आपस में। तो आप देखिए, ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं ऐसे। अभी थोड़ा सा गर्मी की वजह से मुरझा गया। ये देखिए, इसमें आप देखिए ये जो है फीमेल फूल है। ठीक है, इसमें बतिया सहित फूल आता है, और ये देखिए इसमें बतिया नहीं लगी, केवल मेल फूल इसको बोलते हैं, इसको नर। तो हम क्या करते हैं, नर फूल को, पंखुड़ियों को थोड़ा सा हम हटा लेते हैं ऐसे, इसको हाथ में लेकर के, और हटा करके इसके जो अंदर का वो होता है पीला भाग, उसको हम इस पे सटा देते हैं ऐसे करके। ये इस पे ऐसे हम दोनों फूल पे सटा देते हैं। इस तरह से हम पूरे पॉली हाउस में सुबह 7 से 8 अप टू 9 बजे तक भी कर सकते हैं। ये प्रतिदिन क्रिया आपको करनी पड़ती है। इसमें अगर आपका 1000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस है या 500 वर्ग मीटर का पॉली हाउस है, तो 1 से 2 लेबर प्रतिदिन 1 से 2 घंटे में इसका परागण क्रिया कर देते हैं। ये बहुत आवश्यक क्रिया है, इसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है, अन्यथा फल नहीं बनेंगे। संरक्षित खेती में वैसे सामान्यतः देखा जाए तो समस्या नहीं आती हैं, और लेकिन कद्दू वर्गीय सब्जियां जो क्या है कि वो सहनशील होती हैं रोगों के प्रति और कीड़ों के प्रति। लेकिन कभी कभी इसमें अगर हम नेट हाउस में ज़्यादा पानी लगा दिए या ज़्यादा बारिश हो गई, तो पानी की अधिकता की वजह से इसमें जड़ों में सड़न आ जाती है, तनों में सड़न आ जाती है, इससे पौधे उकड़ जाते हैं। या अगर कभी कभी मौसम ख़राब हो जाता है, आर्द्रता वगैरह ज़्यादा बढ़ जाती है मौसम में, बारिश के समय या अगर जाड़े के समय आर्द्रता वगैरह ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो इसमें जो पत्तियों पे धब्बा बनना शुरू हो जाता है। एक फंगस रोग होता है जिसको हम लीफ ब्लाइट कहते हैं। तो ये सब छोटी सी समस्या आती है, बाकी ज़्यादा नहीं समस्या आती हैं। कीड़े तो एकदम नहीं जाते, अगर जाते हैं तो कहीं न कहीं हमसे गलती हुई है, पॉली हाउस के कहीं दरवाज़ा खोले हों या पॉली हाउस कहीं फटा है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं कि सबसे बड़ी आपको ध्यान देने की बात है कि नेट हाउस या पॉली हाउस कहीं से फटा हो, कहीं से कटा फटा ना हो। ठीक है, उसके दरवाजे हमेशा बंद हों, पर्दे बराबर सुबह उठें शाम को गिरें, रोशनदान सुबह उठें शाम को बंद हों। इस तरह की जो क्रिया है, छायादार जाली अगर लगी तो वो फैल जाए दिन में और शाम को खुल जाए, 10 बजे के बाद फिर फैल जाए। तो इस तरह से जो हमें वातावरण बनाना है पॉली हाउस में और नेट हाउस में, उसको ध्यान में ज़रूर रखना है। अगर कभी ऐसा रोग की मतलब आपको प्रकोप दिखता है किसान भाइयों, तो आप सामान्यतः जो दवा उपलब्ध है आपके घरों में या बाज़ार में, जैसे डाइथेनियम 45 पीली दवा बोलते हैं या रेडोमिल है, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा घोल करके उसका छिड़काव कर लें। अगर जड़ों में कोई रोग है तो बाबास्टीन नामक दवा आती है, उसका 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके जड़ों में उसको डाल दें। पहले से संरक्षित खेती अपनाए हुए अवसर, पहले से हमारा पॉली हाउस बना है, पहले से हमारा नेट हाउस बना है, तो अगर हम नेट हाउस और पॉली हाउस के खर्चे की बात छोड़ दें तो हम बहुत ज़्यादा लाभ पाते हैं। लेकिन अगर उनको हम सम्मिलित करें तो करीब 2 गुना से ज़्यादा हम लाभ बाहर की अपेक्षा अंदर पा सकते हैं। दूसरा, अंदर लगाने का जो लाभ है वो सबसे बड़ा लाभ है कि अंदर अगर हम फसल लगाते हैं तो 100% लाभ पाते हैं। उसमें कोई प्रकार की जो प्राकृतिक झंझावत हैं, प्राकृतिक प्रकोप हैं, उससे कोई प्रकार का नुकसान हमारा नहीं होता है। लेकिन बाहर कब प्राकृतिक प्रकोप हो गया हम जानते नहीं। अगर तेज़ बारिश हो गई या तेज़ धूप हो गई या तेज़ आंधी आ गई, तो ऐसे में हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां बाहर लगी हुई ख़राब हो जाती हैं, और सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़ों का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। तो फल छेदक कीड़े जो हैं वो ज़्यादा प्रकोप कर देते हैं, तो पूरा फल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए
जो हमारा प्रकोप है बाहर वो ज़्यादा होता है, यानी नुकसान ज़्यादा होता है प्राकृतिक आपदाओं से, कीड़े मकोड़ों से, रोगों से, तो उन्हीं प्रकोप को हम अंदर कम कर लेते हैं, तो इसलिए वहाँ हमारा 2 से 3 गुना लाभ अपने आप मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ा हमें लाभ मिलता है, इसीलिए इसको हम संरक्षित खेती कहते हैं। सरकार द्वारा देखिए किसान भाइयों, आपको पूरा विदित है कि सरकार द्वारा संरक्षित खेती को अपनाने पे काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। भारत सरकार द्वारा 50% की छूट मिलती है और राज्य सरकार द्वारा आपको 20 से 30% की छूट मिलती है। और इसमें हम बताएं कि महिला फार्मर है तो उसके लिए अलग छूट है, और उधर स्टेट वाइज भी है। जैसे आप हिल के हैं, हिल एरिया के हैं, उत्तराखंड के हैं, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इधर के हैं, तो इसमें भी विशेष छूट है, और प्लेन के लिए कुछ विशेष अलग छूट है। तो ऐसे ऐसे इसमें अलग अलग छूट हैं। तो सरकार द्वारा कम से कम 50% और अधिक से अधिक 70 से 80% छूट मिलती है। इसमें टपक सिंचाई सम्मिलित होती है, और जो किसान भाई टपक सिंचाई अलग से भी लगाना चाहें उस पर भी सब्सिडी 50 से 60% के बीच में उपलब्ध होती है। तो यही सबसे बड़ा जो है किसान भाइयों के लिए छूट है, जो इतनी छूट किसी और तकनीक पे अभी नहीं मिलती है। इसको प्राप्त करने के लिए जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें, जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें, जिला विकास अधिकारी से संपर्क करें, और उसके बाद आप NHB, NHM, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में संपर्क करके आप इस सहायता को प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने हमारे विशेषज्ञ से जाना कि कैसे आप पॉली हाउस में कद्दू वर्गीय सब्जियों का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको जानकारी देने वाले हैं अंडा उत्पादन हेतु मुर्गी पालन के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप अच्छा अंडा उत्पादन हेतु किस प्रकार बेहतर तरीके से मुर्गी पालन कर सकते हैं और कैसे आप इसे अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं। तो फिर आइए अधिक जानकारी के लिए देखते हैं कार्यक्रम का ये भाग। भारतीय जीवन पद्धति में कृषि केंद्र में रहा है। बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है, लेकिन बदलते वक्त के साथ खेती की क्षमता पर सवाल और संदेह होने लगे थे। सूचना क्रांति की बदौलत नई तकनीकों, प्रविधियों और खेती के मुनाफा देने वाले आयामों की जानकारी ग्रामीण भारत में होने लगी। इन नई जानकारियों के चलते किसान और ग्रामीण युवाओं ने खेती में ही नए और अपेक्षाकृत मुनाफा वाले उद्यमों की ओर रुख करना शुरू किया। ऐसा ही एक अभिनवशील उद्यम है अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन। मांस के लिए मुर्गी पालन से काफी अच्छी आमदनी होती है, लेकिन अंडा के लिए मुर्गी पालन कहीं ज्यादा कमाई का जरिया बनकर सामने आया है। लेयर फार्मिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक नई अवधारणा है और कई युवा आज सरकारी सहायता के बलबूते इस उद्यम को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद मनीष पटेल ने लेयर फार्मिंग की अपनी परियोजना को अमली जामा पहनाने की शुरुआत की। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी फार्म अलग तरह का बनाया जाता है। बड़े और हवादार हॉल में
छोटे छोटे दड़बे या पिंजरा बनाकर प्रति दड़बे में 5 मुर्गी रखी जाती है। जालीदार पिंजरा ढलान युक्त होता है और उसी में अंडे एकत्र होते हैं। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियां ही पाली जाती हैं। ये मुर्गियां परिपक्व होने पर 1 वर्ष तक अंडा देती हैं। लेयर फार्मिंग में मुर्गियों के रख रखाव और देखभाल पर विशेष ध्यान देना होता है। ये मुर्गियां बेहद संवेदनशील होती हैं, इसलिए साफ सफाई रखना जरूरी है, जिससे कि उन्हें रोगों से बचाया जा सके। अंडा उत्पादन वाली मुर्गियों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार देने से गुणवत्ता युक्त अंडे मिलते हैं। मनीष पटेल अपने लेयर फार्म में पाली गई मुर्गियों को भरपूर और निर्धारित मात्रा में आहार देते हैं। हम चारा जब सुबह के समय डालते हैं तो धीरे धीरे मतलब अच्छे से डालते हैं कि कहीं मुर्गी मतलब रुक न जाए, मतलब खाते रहें समय से। मतलब सुबह के समय डालते हैं तो 9 बजे से पहले डाल देते हैं, फिर शाम के समय डाल देंगे तो 2 घंटे के पहले 2 घंटे के मतलब अंदर में डाल देते हैं। इसके बाद चारा को मतलब दिन में 2 बार 3 बार चलाया जाता है, जैसे कि उलट पलट दिया जाता है कि मतलब मुर्गियां अच्छी तरह से खा लें। मुर्गियों को स्वच्छ पेयजल देना भी जरूरी है। गंदे पानी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। मनीष पटेल अपने फार्म की मुर्गियों को पीने के लिए पानी नोजल से उपलब्ध कराते हैं। समय समय पर मुर्गियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी के टैंक में दवा मिला दी जाती है। जब मुर्गियां पानी पीती हैं तो उन्हें दवा भी पानी के साथ ही मिल जाता है। मुर्गियों को चारा पानी देने की इस अत्याधुनिक प्रणाली के चलते मनीष पटेल को फार्म प्रबंधन में काफी सुविधा होती है और उन्हें अपेक्षित अंडे प्राप्त होते हैं। लेयर फार्मिंग में मुर्गियों को उनके बीट से दूर रखना जरूरी होता है। मनीष पटेल के फार्म में मुर्गियों का बीट नीचे जमीन पर गिरकर इकट्ठा होता है। इस प्रणाली के चलते मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं। प्रतिदिन मुर्गी फार्म से अंडों को एकत्रित कर और उनकी पैकिंग कर अंडा व्यवसायियों को आपूर्ति की जाती है। बाजार में मांग को देखते हुए उन्हें अंडों की बिक्री में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती है। हम यहाँ से जैसे कि और जगह पे अंडा ले जाते हैं, वहाँ की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो हम यहाँ से भी ले जाते हैं, अपने यहाँ से भी देते हैं, और नहीं हो पाता है तो फिर और दूसरे मार्केट भी जाते हैं। ओबरा हुआ, चौपन हुआ, कई जगह जाता है, लोकल में भी बिकता है। बिक्री के पूर्व छोटे बड़े अंडों को छांटकर अलग अलग बिक्री की जाती है। अंडों के आकार पर ही दाम तय होता है। इस तरह मनीष पटेल को अंडा उत्पादन से अच्छी आमदनी हो जाती है। अंडे का मतलब 3 साइज का होता है, जैसे 14 प्लस हो गया तो 700 रुपये पेटी हो गया, और 15 प्लस हो गया तो 725 रुपये पेटी हो गया, और 16 प्लस हो गया तो 780 रुपये पेटी हो गया लगभग में, और उससे फुल साइज रहता है तो 800 रुपये पेटी। मुर्गियों के बीट का कंपोस्ट खाद के रूप में उपयोग होता है। बीट के प्रयोग से जहां रासायनिक उर्वरकों की खपत ना के बराबर होती है, वहीं फसलों की उपज काफी अच्छी मिलती है। मनीष अपने खेतों में तो बीट खाद का उपयोग करते ही हैं, शेष बची हुई बीट को आसपास के किसानों को बेच देते हैं। बीट बिक्री से भी उन्हें अच्छी आय हो जाती है। जब मुर्गियां अंडा देना बंद कर देती हैं, तब उन मुर्गियों को मांस के लिए उपयोग में लाया जाता है।
ऐसी मुर्गियों को मुर्गी मांस व्यवसायी खरीदकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। इस तरह मनीष पटेल को मांस के लिए मुर्गियों की बिक्री से भी आमदनी होती है। ये जो मुर्गियाँ होती हैं जो बच्चे आते हैं इसके, ये अच्छे क्वालिटी के होते हैं। इनको प्रोडक्शन में आने तक जैसे 4 महीने से 5 महीने तक का तैयार किया जाता है चारा खिला के। उसके 5वें से 6वें महीने में प्रोडक्शन पे आते हैं तो अंडे देने शुरू करते हैं। 20 वीक से लेकर 80 वीक तक, 80 से 85 वीक तक अंडा देती हैं। उसके बाद इसको रिसेल कर दिया जाता है। जब ये प्रोडक्शन पे आती हैं तो ये प्रोडक्शन से 20 वीक से 80 वीक के बीच में ये 310 से 320 अंडा देती हैं अपने जीवन काल में। और इस अंडे का अच्छी डिमांड है और इसका इससे तो अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता है। ये लेइंग फार्म से जो होती हैं 3 फायदे हैं। एक तो पहला तो अंडा, दूसरा का इसके जो बीट होते हैं बीट से, और तीसरा जो है इसके जब अंडे देने बंद हो जाती हैं तो इसको बेच दिया जाता है कटिंग के लिए। मनीष पटेल ने इस एक मुर्गी फार्म से जहां स्वयं के लिए स्वरोजगार हासिल किया, वहीं स्थानीय 4-5 श्रमिकों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के उद्यम श्रमिकों के पलायन को रोकने में भी कारगर साबित होते हैं, क्योंकि मुर्गी फार्म में वर्ष पर्यंत काम होता रहता है। आज कृषि क्षेत्र से जुड़े ऐसे उद्यम वक्त की मांग है। ग्रामीण भारत में युवाओं को रोजगार की गारंटी इसी तरह के उद्यम दे सकते हैं। अंडा उत्पादन के लिए मनीष पटेल का यह प्रयास आसपास के लोगों को आकर्षित भी कर रहा है। सच है, अभिनवशीलता लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। ऐसे उद्यमों से स्थानीय उपभोक्ताओं को जहां गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिलता है, वहीं व्यवसाय की श्रृंखला में जुड़े लोगों को रोजगार भी मिलता है। यही तो है बदलते नए भारत की तस्वीर, जिसका सपना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं और मनीष पटेल जैसे युवा अभिनवशील उद्यमी उनके सपनों को मूर्त रूप देने के लिए आगे आ रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना कि आप अंडा उत्पादन हेतु बेहतर तरीके से मुर्गी पालन किस प्रकार कर सकते हैं और किस प्रकार इसे अपने लिए आप फायदेमंद बना सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि आप कैसे पॉली हाउस में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती कर सकते हैं और इससे अधिक से अधिक मुनाफा आप किस प्रकार हासिल कर सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से हम जो भी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, आप लोग उससे भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।